सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वाटिका के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने कई सारे पाठ पढ़े गद्य संकलन में, काव्य मंजरी में। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश क्या होता है, उसे किस प्रकार हम समझ करके उसको हल कर सकते हैं और क्या नियम होते हैं, और कुछ अपठित गद्यांश के द्वारा हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसका अभ्यास भी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। उससे पहले 2 मिनट की शांति धारण करेंगे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए। सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए 2 मिनट की शांति धारण करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहयोग करता है। चूँकि ये अपठित होता है, इसलिए आपको पता नहीं होता कि क्या आएगा और आपको कैसे इसके प्रश्नों को हल करना है। कुछ नियम, कुछ विशेष बातें हम जान लेते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार के अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके उत्तर हम सटीक लिखने में समर्थ होंगे और अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अपठित गद्यांश क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अपठित गद्यांश हम कहते हैं, अपठित का शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया। तो जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है, जो पढ़ा नहीं गया है, वह है अपठित। अचानक से आपके सामने कुछ कभी न पढ़ी हुई ऐसी कोई एक पैराग्राफ, कुछ अनुच्छेद आपको दे दिया जाता है, जिसे पढ़ के आपको उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। गद्यांश से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है आपसे, और आप उसे पढ़ते हैं बहुत डीपली, बहुत रुचिपूर्वक, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, तब आप उसके प्रश्नों के उत्तर एकदम सटीक दे पाते हैं। साथ ही ये प्रश्न इसलिए दिया जाता है बच्चों कि आपकी कल्पना शक्ति, आपके विचार की शक्ति को परखा जा सके कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा, आप कैसे विचार कर पाए, कैसे आपकी एकाग्रता थी, इन चीज़ों का परीक्षण इसमें होता है। तो कुछ विशेष बातें हम लोग देख लेते हैं, जिसके आधार पर हमको ये प्रश्न हल करने चाहिए, जिसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। वो मुख्य बातें हैं। सबसे पहले, अपठित गद्यांश जो हमारे सामने है हमारे प्रश्न पत्र में, उसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और एक नहीं 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय जो विशेष बातें आएँ, जैसे कोई सन आ गया, सन 1800, सन 1600, इस तरीके से उस सन को तुरंत अंडरलाइन करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, उसे हम तुरंत अंडरलाइन करेंगे। किसी स्थान का नाम आ गया, हम उसे अंडरलाइन करेंगे। कोई बड़ी घटना आ गई तो हम उसे भी अंडरलाइन करेंगे। तो हम हाईलाइट करते चलेंगे। उसके बाद तीसरा बिंदु है, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भाषा का प्रयोग करें, वह भाषा सामने वाले को आसानी से समझ में आए। ऐसा जैसे हम लोग बातचीत में करते हैं, व्यवहार में लाते हैं जो भाषा, उसी भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए। बहुत साहित्यिक और बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे।
चौथा बिंदु है, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। जो बात आपको कहनी है, सरल सुंदर शब्दों में आसान तरीके से उस बात को आप कह दीजिए। बजाय इसके कि आप उसी बात को विस्तार करते चले जा रहे हैं और चीज़ों को और डिफ़िकल्ट अर्थात समस्यापूर्ण कठिन बना दे रहे हैं, उससे बचना है। सरल स्वाभाविक सामान्य से शब्दों में उत्तर दे देना है। और अंतिम बिंदु इसका है, शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप शीर्षक लिखें तो शीर्षक संक्षिप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। शीर्षक 5-6 शब्दों का या और अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त हो अर्थात 1 शब्द, 2 शब्द या अधिक 3 शब्द। 3 शब्द इसकी अधिकतम सीमा मान के चलिए। इससे बड़ा शीर्षक जो है वो शीर्षक ना होकर के पूरा वाक्य बन जाता है, इसलिए उस पर आपके मार्क्स, आपके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो पैरा में आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके अर्थात बदल कर तब आप उत्तर लिखें। सेम उसी भाषा का प्रयोग ना करें, उसी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। इन नियमों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वाटरलू के प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन को हराने वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर वेलजली को अंग्रेज आज एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि टीपू सुल्तान के सामने वाटरलू का यही वीर मैदान छोड़कर भाग गया था। भारतीय रॉकेटों का करिश्मा था यह। घटना चौथे मैसूर युद्ध के दौरान अप्रैल 1799 की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेज फौज राजधानी श्रीरंगपट्टम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तानपेट नामक गांव में एक ऊंचा टीला बना हुआ था। टीपू ने अपने रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात कर दी थी। ये बच्चों एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया है, छोटा सा अनुच्छेद लिया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। उसके बाद हम बड़े अनुच्छेद की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में इनमें से किसकी हार हुई थी? तो आप ध्यान से देखिएगा, वाटरलू के प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन को हराने वाले, तो किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की। तो उत्तर नंबर जो है वो गा ठीक है। ठीक है, थर्ड वाला ये ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थर वेलजली की पराजय का कारण इनमें से क्या था? तो आर्थर वेलजली की पराजय का कारण फिर से देखिएगा, भारतीय रॉकेटों का करिश्मा था। तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन जो सही है, भारतीय रॉकेट। उसके बाद तीसरा प्रश्न, इनमें से किसने मैसूर राज्य पर हमला किया था? तो आप देख सकते हैं कि चौथे मैसूर युद्ध के दौरान अप्रैल 1799 में जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला किया था। तो किसने मैसूर राज्य पर हमला किया था? उत्तर नंबर गा ठीक है, जनरल हैरिस ने। अगला प्रश्न, सुल्तानपेट गांव के पास टीले पर कौन सी सेना तैनात थी? तो सुल्तानपेट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी, तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी, तो आंसर होगा गा, रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात थी। अंतिम प्रश्न है, नेतृत्व शब्द का क्या अर्थ है? नेतृत्व शब्द का अर्थ है अगुवाई करना, अर्थात
आगे आगे चलना। तो जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज, तो यहाँ पर नेतृत्व यानी वो अगुवाई कर रहे थे, तो इसका जो आंसर है वो होगा ए, अगुवाई। तो ये बच्चों आपने देखा ये वाला पैराग्राफ। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो हम ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो किसने हराया, किसको हराया, युद्ध कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, किस जगह पर सेना तैनात थी, सेना की विशेषता क्या थी, जो टुकड़ी अलग तैनात की गई थी उसकी क्या विशेषता थी। हम इन चीज़ों को टिक लगाते हुए चले आएंगे, बस हमें आंसर ढूंढने में सुविधा होगी। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। ये भी अपठित गद्यांश का एक अनुच्छेद है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब इसमें हम अंडरलाइन करते चलेंगे, तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। स्वाभाविक विभाजन जो है वो क्या नहीं है, अर्थात इसका उत्तर होगा जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर नहीं आधारित है, इसलिए स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। उसके बाद कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपना पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक, हमने इसको अंडरलाइन किया। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा हम आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद जाति प्रथा का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? तो जाति प्रथा का सिद्धांत जो है वो दूषित सिद्धांत है। ठीक है, दूषित सिद्धांत है। इससे मनुष्य के प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, अर्थात उसका निजी क्षमता का भी विचार नहीं किया जाता। इसमें जो चीज़ पहले से निश्चित कर दी जाती है उसी का पालन करना पड़ता है। तो बच्चे के जन्म से पहले ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही बच्चे को क्या काम करना है उसका पेशा जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात अगर सोने चांदी का काम हो रहा है, अर्थात स्वर्णकार हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियां उसी पेशे में जाएंगी। अगर वो बर्तन व्यापार करते हैं तो बर्तनों के व्यापार में पीढ़ी अगली जाएगी। अगर कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़े के व्यापार में पीढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि हम ज़रूरी चीज़ों को पहले अंडरलाइन करते जाएंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये चीज़ें देखनी होती हैं और इस प्रकार ही हम आगे इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए अपने उत्तरों को अच्छे से बता पाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम इन अनुच्छेदों को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें और हम तब प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और हम बिल्कुल इन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने शब्दों में बदलकर, सरल शब्दों में बदलकर उसका उत्तर देंगे। तो इस प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से अपठित जितने भी आपके सामने गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, या जो भी चीज़ें आपके पास ऐसी आती हैं कि आपको उसमें से आंसर ढूंढना है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, कुछ विशेष बातों का
ध्यान देकर। तो अच्छे से इसमें जो और भी अनुच्छेद दिए गए हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़िए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न मैंने बनाकर दिए हुए हैं, अगर आपको इसमें प्रश्न समझ आते हैं आप अच्छे से इनका प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप इनमें से पैरा एक ले लीजिए, एक छोटा सा अनुच्छेद ले लीजिए और स्वयं प्रश्न निर्माण कीजिए। एक अनुच्छेद में आप कितने प्रश्न बना सकते हैं, फिर आप उनके उत्तर लिखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो आप इस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आशा है बच्चों कि इस वीडियो से आपकी कुछ समस्याएं जो हैं वो सुलझी होंगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।